इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस को कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल पार्ट रखता है, तो आज एक एप्लीकेशंस का जो हिस्सा है, जो फिफ्थ पार्ट है एप्लीकेशंस का, जहां से क्वेश्चन बनता ही है। मतलब आप कोई एग्जाम देखो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यदि किसी को थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाना हो, तो मेरे हिसाब से वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हिस्सा चूज करेगा या चुनेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एप्लीकेशन में जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सर बता भी दो कौन सी है फिफ्थ एप्लीकेशन? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। देखो बच्चों, अपन लोगों ने इससे पहले सुना हुआ था कि जब भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो H2 गैस इवॉल्व होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा पहले प्रीवियस ईयर में, पहले पिछली क्लासेस में। ये चीज सुनते भी अपने को पता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में, लेकिन उससे अपने को ये आइडिया नहीं था कि कौन सा एसिड होना चाहिए। आपने नहीं सुना था, आपने इस बात को नहीं सुना कि कौन सा एसिड होना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये भी बच्चों को जरा आइडिया नहीं होता कि कौन सी मेटल होनी चाहिए। मतलब क्या सारी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व करती है? पहला क्वेश्चन। क्या सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व करते हैं? मेरा दूसरा क्वेश्चन। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक्चुअली ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनर के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। तो इन दोनों के साथ चर्चा कंटिन्यू करते हैं, कौन से एसिड होने चाहिए और कौन सा मेटल होना चाहिए। सिंपल सिंपल से 2 पॉइंट है। हालांकि मैं 3-4 पॉइंट लिखूंगा यार, हर एक चीज को एक्सप्लेन करनी मेरे को जरूरी है। मैं 3-4 पॉइंट लिखूंगा, लेकिन वो दो मेन काम के पॉइंट है जो आपको ये समझाएंगे कि किस केस में H2 गैस इवॉल्व होगी और किस केस में H2 गैस इवॉल्व नहीं होने वाली। अब सुनना मेरी बात, अपन कुछ स्पेसिफिक एसिड को भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जनरल एसिड की बात करके छोड़ दी, नहीं, हर एक चर्चा करेंगे। और ये चर्चा आईआईटी और नीट के हिसाब से होने वाली है। ठीक है, आईआईटी एडवांस और नीट के एग्जाम से। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आ जाओ। तो अपना जो मेन हेडिंग चल रहा था उसको लिखता हूँ पहले मैं। अपना मेन हेडिंग था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, और उस एप्लीकेशन फिफ्थ एप्लीकेशन अपन सीख रहे थे क्या? इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। तो पहले वो तो चीज सीखी हुई है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो पॉइंट ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस इवॉल्व करता है, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करूंगा, लेकिन ये चेंज बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। क्या मैं बोलूंगा? जनरली, मैं जनरली जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो H2 गैस इवॉल्व होती है। सामान्यतः, मैं एक शब्द जोड़ रहा हूँ, सामान्यतः, है ना। सामान्यतः बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ केसेस में होता है सामान्यतः। ठीक है, तो सामान्यतः जो है मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और H2 गैस का निष्कासन करता है। तो जनरली टर्म बहुत कुछ अपने आप में बोलती है। तो लिखते हैं पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जनरली metals react with acid and form or evolve H2 गैस। चलो, सिंपल सी कहानी है कि ये एक सामान्यतः ऐसा होता है, एक जनरल बात है, हमेशा नहीं है। ठीक है, दूसरी में चर्चा करता हूँ, सुनना। जब भी H2 गैस का इवोल्यूशन होता है वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आप ऑब्जर्व करना, समझ आती आएगी बात। द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, evolution of hydrogen gas is a displacement रिएक्शन। मतलब H2 गैस का इवॉल्व होना एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे चेक करते हैं, जजमेंट करते हैं इस चीज को? जैसे कोई मैं मेटल ले रहा हूं, उस मेटल को रिएक्ट करवाता हूं H प्लस से, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब होगा क्या, जो एसिड है, H प्लस का मतलब एसिड है, HCl, HBr, HI जो भी एनाइन है,
उस एनाइन के साथ मेटल कंबाइन हो जाएगा तो उस पर प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा। अब प्लस कितना पता नहीं, एन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और प्लस H2 गैस, ठीक है। अब इसमें क्या, ये सॉलिड है मेटल, और ये जो H प्लस है वो एक्वस रहे होंगे, अपना आयन एनाइन के साथ रहे होंगे, रेनाइन के साथ रहे होंगे, और अब एक्वस में कौन आ गया, मेटल आ गया, और ये अपने H2 गैस के अंदर इवॉल्व हो चुकी है। थोड़ा सा बैलेंसिंग करता हूँ, ट्राई करता हूँ बैलेंसिंग का। तो यहाँ पर प्लस एन चार्ज है पॉजिटिव का, तो यहाँ पे प्लस एन चार्ज हो गया, और यहाँ पर एन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी एन हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब ये सिंपल सी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जो ये बता रही है कि मेटल जब हाइड्रोजन या एसिड के साथ रिएक्शन, H प्लस या एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो H2 गैस इवॉल्व करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में क्या बोलता हूँ, इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हुए नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ मैं। इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हुए मेरा थर्ड पॉइंट आने वाला है क्या, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट ने, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट ने एक कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्प्लेस किया। देखो मेटल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। अब आप ये सोचो कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लूज के सामने वाले को रिड्यूस किया है। पहले ये रिड्यूस कर चुका था उसको, लेकिन अब कौन रिड्यूस कर रहा है, मेटल कर रहा है। ऐसा बोल दो कि यहाँ पर जो मेटल है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब मेटल ने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले किया है, और हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ सॉरी रिड्यूस हुआ है, तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले किया है। लेकिन इस कहानी में हुआ क्या है, मेटल एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, इसलिए हाइड्रोजन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्प्लेस कर दिया गया है। पता कैसे चला, तो सिंपल सी कहानी है कि ये मेटल जो वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में था, और इस तरह से समझ सकते हो कि मेटल अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में था, और ये अपने आयोनिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, कंबाइंड फॉर्म में था। लेकिन अब ये मॉलिक्यूलर या आयोनिक फॉर्म में नहीं आ गया क्या मेटल, और हाइड्रोजन को अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं रख दिया क्या, इसको हटा दिया वहां से और खुद वहां पर जगह ले लिया। तो इसका मतलब मेटल ने डिस्प्लेस किया है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है। सो हाँ, टाइप क्या हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन, और उसमें भी कौन सी वैरायटी, रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, रिड्यूसिंग एजेंट ने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो ये मैं क्या बोलूंगा कि मेटल जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। या फिर मैं बोलूंगा कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ने, ऊपर वाले रिएक्शन में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट ने एक पुअर रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्प्लेस किया है। तो मैं लिख सकता हूं इस चीज को, इन अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction, a strong reducing agent displace weak reducing agent। यही है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो मेटल थी, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन था पहले के भी, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, एक गजब का पॉइंट आने वाला है क्या, इसका मतलब जो हाइड्रोजन से अच्छे, जो भी हाइड्रोजन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर देगा क्या। रिड्यूसिंग एजेंट की डिस्प्लेसमेंट अपन ने पिछली क्लास में सीखा था कि जो भी ऊपर वाला बंदा है अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट का डिस्प्लेसमेंट होता हो, जब भी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट का डिस्प्लेसमेंट होता हो, तो अपने से ऊपर वाले को कौन कर सकता है, अपने से ऊपर वाला हर किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला मोर रिएक्टिव होता है, फिर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मैं चर्चा करता हूँ क्या, नेक्स्ट क्या बोलता हूँ कि वो सारी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, वो सारी H2 गैस इवॉल्व नहीं करेंगी क्या, द मेटल्स which are about to H2, they produce H2 gas on reaction with acid। ये बात समझ में आई कि वो मेटल जो ऊपर हाइड्रोजन से, वो क्या करेगी H2 गैस के साथ, H2 गैस को प्रोड्यूस करेगी कब, जो एसिड के साथ रिएक्शन करती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान से सुनना, ये बात ध्यान से सुनना, जो फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही जोरदार है वहां लिखता हूँ, झुकना पड़ेगा यार तो। चलो देखो फिफ्थ कह रहे हैं, थर्ड फोर्थ, हाँ फिफ्थ ही है। चलो फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही काम का है। आपको पता हो तो जो एसिड है मेटल के साथ, जो भी, जैसे HCl के साथ लेता हूँ, ठीक है, तो प्रोड्यूस जो भी H2 गैस बोल करता हूँ, मानता हूँ ये ऊपर वाला मेटल है, ये तो एनाइन है। अभी तक मैंने इससे पहले इसको लिखा नहीं था, अब देखो मैंने इस एनाइन को लिखा नहीं था। एसिड के साथ कोई ना कोई एनाइन तो आएगा ना,
इस एनाइन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये बंदा भी डिसाइड करेगा H2 गैस इवॉल्व होगी या नहीं होगी। सोचना कैसे, मैं इसको थोड़ा जनरली लिखता हूँ, कैसे देखना, थोड़ा जनरलाइज करके लिखता हूँ। HCl मैंने लिख लिया है, HCl की जगह थोड़ा जनरलाइज करके लिखता हूँ इसको। कैसे, जो मेटल है उसके साथ H प्लस रिएक्शन, और H प्लस के साथ उस एसिड का एनाइन नहीं होगा क्या, सेम प्रोडक्ट H2 बन भी सकता है और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनाइन। बड़ा ही काम का पॉइंट है, बड़ा ही काम का, बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे यहां से कि मेटल जो है, मेटल कंफर्म में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है देन H हाइड्रोजन या H2, ठीक है। तो कंफर्म में H2 तो डिस्प्लेस होनी चाहिए थी, लेकिन एक बात और सोचो कि इलेक्ट्रॉन लेने की जो डिजायर है वो H प्लस से ज्यादा यदि इस एनाइन की होती या हो, तो उस केस में H प्लस रिड्यूस नहीं होगा, उस केस में H प्लस रिड्यूस नहीं होने वाला, उस केस में एनाइन रिड्यूस होने वाला है। वापस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनो, बहुत अच्छी चीज है यार। ये जो H प्लस है इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की डिजायर थी, इस मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा डिजायर थी, तो उस केस में H प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, H2 गैस इवॉल्व कर दी। बड़ा गजब का पॉइंट है यार, दिमाग लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा भी। तो H2 इवॉल्व हो गई, लेकिन मैंने बोला एक और पॉसिबिलिटी भी है, एक और पॉसिबिलिटी है क्या, कि यदि H प्लस की जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, H प्लस का जो आरपी है उससे ज्यादा इस बंदे का आरपी होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने की डिजायर और ज्यादा रखता है, तो उस केस में, इस केस में ये वाला रिड्यूस नहीं हो जाएगा क्या एनायन, और इसका एनायन का रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं आ जाएगा क्या, तो इस केस में मतलब H2 गैस वो नहीं होगी, फिर ये आएगा। तो समझ आ गई बात, तो मतलब एसिड पे भी डिपेंडेंसी है। मैंने इससे पहला पॉइंट ये लिखा, मेटल पे डिपेंडेंसी है, मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आनी चाहिए, और उसी के बारे में बोला है कि जो एनायन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो H प्लस से कम होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल रिलीज कर रहा है वो हाइड्रोजन को मिल जाए, पहली बात। अब सर ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्यान रखेंगे, तो उसको मैं सिखाऊंगा हर एक एसिड के साथ, जो भी 3-4 कॉमन एसिड है उसकी हर एक बात मैं सिखाऊंगा आपको, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाए। तो अब इस तरह की झंझट को दूर करने के लिए मैंने पर्टिकुलर एसिड सेलेक्ट कर लिए हैं, एक निश्चित अम्ल जो मेरे को लेने हैं उन एसिड को मैं लूंगा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कब H2 गैस इवॉल्व होगी, कब H2 गैस नहीं इवॉल्व होगी। तो पहला केस में लेता हूं, इसके अंदर फर्स्ट केस या पहला जो एसिड ले रहा हूं मैं, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यूजिंग HCl, HCl से देखते हैं ना, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यूजिंग HCl। अब और सुनना एक और चीज, एसिड जो ले रहे हो ना, आपने जो एसिड लिया है इसमें दो वेराइटी है। कौन सी दो वेराइटी है, आपने एसिड कंसंट्रेटेड लिया है या फिर आपने एसिड डाइल्यूट लिया है, इस पे भी फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। चलो सर कितना होगा पहले तो मेटल का फर्क पड़ेगा, मेटल के एनाइन का फर्क पड़ेगा, एसिड कौन सा लिया है, कंसंट्रेटेड लिया है, डाइल्यूट लिया, अरे सर हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे, तैयार नहीं रख पाएंगे। टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, ये जो मेथड सिखाया है ना आपको, वो इसी तरीके को याद रखने के लिए, इस तरीके को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है। या तो तुम उलझ जाओ साला, या तो तुम उलझ जाओ कि पता नहीं कब H2 इवोल्व होगी, कब H2 नहीं इवोल्व होने वाली, या तो उलझ जाओ यार, या फिर जो सिखा रहा हूँ पॉइंट याद कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ये पॉइंट याद है तो कंफर्म बता पाओगे कहाँ H2 गैस इवॉल्व होगी, कहाँ नहीं होने वाली। चलो आ जाओ चर्चा करते हैं। तो बेसिकली मैं चर्चा करता हूँ मेटल एम, मेटल मैंने एम ली, और पहली बात मैं जो कर रहा हूँ, फर्स्ट वेराइटी डाइल्यूट HCl के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। मेटल एम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो इस केस में अब मेटल एम कौन सी है उस पर भी डिपेंडेंसी है, ये मेटल एम अबव हाइड्रोजन है, ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाली है, तो यदि हाइड्रोजन से ऊपर वाली में कोई दिक्कत नहीं है, H2 गैस इवॉल्व होगी और मेटल अपने सॉल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अपना मेन मुद्दा H2 गैस अभी, तो इस केस में H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, यदि मेटल डाइल्यूट HCl, अब मेटल में कौन सा ले रहा हूं, बिलो ले रहा हूं, हाँ सॉरी पहले लिखता हूं मैं,
यदि मेटल बिलो H2 तो उस केस में क्या होगा, मेटल यदि नीचे वाला है तो अपने को पता है इतना रिएक्टिव नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो इस केस में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई H2 इवोल्यूशन नहीं होगी। जैसे मैंने डाइल्यूट HCl की बात की, वैसे मैं कंसंट्रेटेड HCl की चर्चा करता हूं, तो सिमिलरली बी में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl। वापस फिर से इसमें दो चर्चा करूंगा, कंसंट्रेटेड के साथ जो अबव H2 है और बिलो H2 है, तो मेटल एम रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, उस केस में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सिमिलरली ये क्या है, अबव H2 से ऊपर वाली, अबव H2 से ऊपर वाली, तो उस केस में क्या होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, H2 गैस निष्कासित होगी, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ओके, और इसी केस में यदि मैं चर्चा करता हूं, इसी के अंदर मेटल जो नीचे है, मेटल M प्लस कंसंट्रेटेड HCl, और ये मेटल कौन है, बिलो H2, बिलो H2, तो इस केस में भी हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होने वाली, चाहे तू डाइल्यूट ले ले चाहे कंसंट्रेट ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मेटल नीचे वाली है तो कुछ नहीं होने वाला, और मेटल यदि ऊपर वाली हाइड्रोजन से, तो H2 गैस इवॉल्व होगी ही होगी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने चर्चा की यूजिंग HCl, तो नेक्स्ट चर्चा करने वाला हूं H2SO4 की, क्योंकि फेमस एसिड HCl, H2SO और HNO3 है, ये तीनों ही बड़े फेमस है, तीनों के बारे में चर्चा करनी जरूरी है। तो नेक्स्ट ले रहा हूं मैं, ये लिख लेना यार, नोट्स बड़े प्यारे तरीके से बनाना यार, बहुत मेहनत की गई है इनके, जितने मैंने की है ये आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत मेहनत की है। प्लीज आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाएं और हर चीज को फॉलो करें, यदि अच्छा लगे तो सब तक बताएं। नेक्स्ट है, ये आपको बढ़िया लग रहा है यार, मजा आ रहा है सीखने में, तो प्लीज सबको बताएं आप लोग। एक टीचर है जो सबकी मदद करने में इंटरेस्टेड है, आपको सारा अच्छे से अच्छा मटेरियल IIT का, नीट का आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आप रेगुलर रहिए, सारे वीडियो देखते रहिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट चर्चा करने वाला हूँ थर्ड पॉइंट, सेकंड में लेता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यूजिंग H2SO4, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यूजिंग H2SO4, ये कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक की टच दे रहा है, मतलब इनऑर्गेनिक की चीज है, ये कहाँ काम में आएगी, जैसे ये पी ब्लॉक में काम में आने वाली चीज है दोनों ही, ये 17 ग्रुप की चीज है और ये 16 ग्रुप में आएगा H2SO4, वहां पे रिएक्शन आएगी, तो वहां पे नहीं करवाने वाला, मैं ये बोलूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो तब आपको याद होगी तो मजा आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस यूजिंग, वापस वही चर्चा, केस ए, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो इस केस में क्या होगा, सिमिलरली वापस वही ले रहा हूं, मेटल M रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। अब ये जो मेटल M है वो क्या है, अबव H2, अबव हाइड्रोजन, जब इससे रिएक्शन करती है तो नो डाउट एज यूजुअल H2 गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस इवॉल्व होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इस केस में। यदि मैं बात करता हूं मेटल M कंसंट्रेटेड H2SO4, पहला केस, सॉरी कंसंट्रेटेड का बाद में है, लेना तो डाइल्यूट का है और बिलो मेटल ले रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4, इस केस में देखते हैं क्या होगा, जो मेटल है वो क्या है, बिलो बिलो H2, तो जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है, हाइड्रोजन की बिलो है, तो उस केस में क्या है, देखना सुनना ध्यान से, नो H2, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो H2 है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, केवल नो लिख के मत छोड़ देना, एनो कोई बोलेगा सब एनो कंपाउंड बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं वापस बी, जब कंसंट्रेटेड लेते हैं। ठीक है, तो बी कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड के साथ अपन जब बात करेंगे तो जो मेटल है, मेटल M है, वो रिएक्शन करेगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब ये मेटल ऊपर वाली है, ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाली है, कुछ अच्छी चीज आने वाली है, कुछ नई चीज आने वाली है, तो सुनना ध्यान से, बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं, बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाए, भले वो अबव है चाहे बिलो है, उस केस में SO2 गैस रिलीज होती है,
चाहे मेटल, सुनना ध्यान से, चाहे वो मेटल ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर वाली है, चाहे मेटल हाइड्रोजन के नीचे वाली, उस केस में होगा क्या, SO2 गैस रिलीज होगी। ऐसा क्यों होता है सुनना, कंसेंट्रेट H2SO4 तो इसमें क्या होगा, SO2 गैस होगी, नॉट H2 गैस। वापस वही चर्चा, देखो यहाँ पर एनायन जो था ना वो हो गया रिड्यूस। देखो मैंने बोला था, मैंने कहा था ना ऐसा भी गैस है जिसमें एनाइन जो है मेटल का वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है एज कम्पेयर टू H+। H+ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा था और एनाइन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता था। लेकिन यदि H+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर देता तो H2 गैस इवॉल्व हो जाया करती थी, लेकिन जब एनाइन करेगा तो उस केस में H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी, उस केस में उसका जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म वो आएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेट H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बजाय कि H+। ठीक है, और ये चाहो तो लिख लो, बिलो और अबव दोनों के लिए सेम ही चीज है, एक साथ ही लिख देता हूं। उसमें होगा क्या, कंसंट्रेट के साथ फिक्स H2 गैस इवॉल्व होना, कहानी खत्म। ठीक है, दो बनी नहीं रिएक्शन। अब नेक्स्ट आ रहा है HNO3। HNO3 बहुत कुछ करने वाला है यार। HNO3 वैसे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वैसे बहुत कुछ कर देगा। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं HNO3 के साथ। तो मैं ये सब हटा रहा हूँ HNO3 के साथ। चलो ये लिख लो आप लोग, हालांकि वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते थे, लेकिन इसको लिख दो। हाइड्रोजन HNO3 के साथ पता है केवल दो ही बंदे हैं, केवल दो ही बंदे हैं जो H2 गैस इवॉल्व करते हैं। दो ही मेटल ऐसी है, दो ही मेटल की इतनी क्षमता है कि वो H2 गैस इवॉल्व। मनमोजी कौन है वो दोनों, मनमोजी यार, मनमोजी है। और जो मनमोजी होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, तो मन पे चलता है यार। चलो देखते हैं कैसे। तो थर्ड है evolution of H2 gas using HNO3, evolution of H2 gas using HNO3। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, कुछ अच्छी चीज आएगी, सुनना। केवल दो ही मेटल ऐसी है, कहानी खत्म। काय का कंसंट्रेट, काय का डाइल्यूट, काय का ये, काय का वो, कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं है साला। दो ही मेटल है, वही H2 देती है, बची H2 देती नहीं, कहानी खत्म। और वो भी फिक्स है कि HNO3 कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। ये भी अच्छी बात होगी ना यार। आप झंझट में फंसते, डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेट हो, वो झंझट ही खत्म साला। तो क्या बोलता हूं मैं, जो मेटल है कौन सी, मनमोजी, MnMg, वो जब भी HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में H2 गैस इवॉल्व होती है, अदरवाइज कभी नहीं होती। ठीक है, और ये जो HNO3 लिया जाता है वो 2% W/W सॉल्यूशन लिया जाता है एक्वस। ठीक है, 2%, और 2% मतलब केवल 2% बोलता है, मतलब W/W ही है। ठीक है, इसका 2% सॉल्यूशन लिया जाता है, वो H2। अब काय का डाइल्यूट, काय का कंसंट्रेट, जब बात ही तो हालांकि 2% डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट ही होगा, लेकिन कंसंट्रेटेड में अपन क्या बोलेंगे, H2 गैस नहीं इवॉल्व होगी। क्या होता है वो बाद की चर्चा है। चलो, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, ओनली, गजब का ऑफर है यार, ओनली 2 मेटल्स प्रोड्यूस H2 गैस। केवल दो ही तो मेटल है H2 गैस देती है। सिर्फ बच्ची हुई क्या करती है, सुनना ध्यान से, बच्ची हुई जितनी मेटल्स है उसमें या तो NO गैस रिलीज होती है, या N2O गैस रिलीज होती है, या NO2 गैस रिलीज होती है, NH4 प्लस आयन बनता है। उसकी भी अलग अलग कंडीशंस है, इसकी भी अलग अलग कंडीशन। और अलग अलग कंडीशन कहाँ डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक में। यार HNO3 को तो वहीं लेने दो यार, उसका मजा अलग ही है HNO3 का। ठीक है, HNO3 का सीखना, उसकी रिएक्शन सीखना अलग ही मजा देती है। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फंडा में वहां लगाऊंगा कि जो एनाइन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से। एक्चुअली HNO3 का फंडा क्या है, HNO3 में NO3 माइनस है ना, इतना गजब का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H+ को बेचारे को ऑक्सीडाइज होने ही नहीं देता। इस दो स्पेशली केस इसमें H+ बेचारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर पाता है, अदरवाइज एनाइन काम खत्म कर देता है। ठीक है, तो अदरवाइज एनाइन जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने जितने भी एग्जांपल बोले आपके सामने के, जो गैस रिलीज होने वाली है HNO3 के केस में, या तो NO2 गैस रिलीज होगी, या N2O गैस रिलीज होगी, या NO गैस रिलीज होगी, या NH4 आयन बनेगा। चारों में देख लो नाइट्रोजन की रिड्यूस्ड फॉर्म ही है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा, आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा हर एक केस में ये जो एनायन है उस पर डिपेंडेंसी है, और किस तरह से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इसको HNO3 को पील में पढ़ेंगे, वहां पर देखना बहुत मजा आने वाला है कि किस केस में कौन सी गैस रिलीज होती है, बड़े अच्छे समझ में आएगा HNO3 की हेल्प से। ठीक है, तो यार अपन ने सारा कुछ समझा, उसको एक बार मैं मतलब थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ इतने जगह में कि आपने क्या सीखा मेरे से। सबसे पहले मैंने बताया
कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व करते हैं। मतलब मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस देता है। फिर मैंने समझाया कि इस मेटल पे डिपेंडेंसी है और इस एसिड पे भी डिपेंडेंसी। मैंने दो चर्चाएं की। मेटल, अब इस पे डिपेंडेंसी क्या थी, ये H2 से ऊपर वाली होनी चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर वाली होनी चाहिए। और एसिड की क्या चर्चा की, इसका जो एनायन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, सिंपल सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहां पर H प्लस जो आता या हाइड्रोजन इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन पाता, तो मेटल वहां पर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। इसलिए मेटल ऊपर वाला लेना होता है। और ये एसिड में एनाइन जो होता है वो कहीं H प्लस की जगह एनाइन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले ना करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने चर्चा की आप लोगों से कि अलग अलग एसिड में क्या क्या होने वाला है। फिर मैंने चर्चा की HCl की। HCl में दो केस मैंने, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में जो ऊपर वाले वो H2 देते हैं, जो नीचे वाले H2 नहीं देते हैं। कंसंट्रेटेड में भी सिमिलर फंडा था, जो ऊपर वाले होते हैं वो H2 गैस दे देते हैं, नीचे वाले फिर भी कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद मैं सारी चर्चा करने लगा H2SO4 पे। नेक्स्ट एसिड लिया मैंने H2SO4। तो H2SO4 मैंने क्या बोला कि H2SO4 में एक अच्छी चीज आई थी, नई चीज आई थी कि डाइल्यूट के अंदर तो ऊपर वाले एसिड दे रहे थे, H2 गैस इवॉल्व कर रहे थे, लेकिन नीचे वाले नहीं कर रहे थे, जनरल बात थी। लेकिन कंसंट्रेटेड में ऊपर वाले H2 गैस नहीं दे रहे थे, क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करने लग गया था, या एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करने का खुद रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बारे में चर्चा की HNO3 के बारे में। HNO3 के केस में क्या हुआ कि HNO3 जो है वो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर शो करता है, केवल दो मेटल के साथ ही H2 गैस इवॉल्व करता है, अदरवाइज H2 गैस इवॉल्व नहीं करता। इसका कारण क्या था, तो इसका एनायन है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू H प्लस। इस केस में दूसरी गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे NO, N2, NS4 प्लस एंड NO। रहेगी क्या, होगी चार, NO2, N2O, NO एंड NS4 प्लस आयन। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने सारी चीज समराइज की, आपके सामने रखी है। मजा आया हो, समझ आया हो तो बताएं, दिक्कत आई हो तो पूछें। पर कुछ करें, पर कुछ करें, सुनने ना बैठे रहो। ठीक है, इस तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।